क्या है द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? क्या है स्ट्रेट ऑफ मलिक्का? क्यों खर्च किए जा रहे हैं 92,000 करोड़ रुपए? चीन और कांग्रेस क्यों कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का विरोध? व्यापार, सेना और आशंकित चीन युद्ध के लिए क्यों जरूरी है ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट? और क्या इससे अंडमान निकोबार की जैव विविधता और जनजाति का विनाश हो जाएगा? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, वो भी आसान भाषा में। द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस समर्थित पार्टियां और इन पार्टियों के समर्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जमकर विरोध कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि चीन भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। चीन का खिलाफ होना बनता है क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने के बाद स्ट्रेटेजिकली भारत मजबूत स्थिति में आ जाएगा, चीन के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। मगर राहुल गांधी, खैर उनकी समस्या पर हम आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या है द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मेनलैंड भारत और बंगाल की खाड़ी से करीब 1300 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 8,249 वर्ग किलोमीटर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फैले हुए हैं। उत्तरी क्षेत्र में आने वाले द्वीपों को अंडमान आइलैंड्स कहा जाता है और दक्षिणी द्वीपों को निकोबार आइलैंड्स, जो 1800 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और निकोबार आइलैंड्स में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, जिसका क्षेत्रफल 900 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी दिल्ली से छोटा मगर मुंबई से थोड़ा बड़ा। इसी आइलैंड के 18% हिस्से में यानी 166 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सरकार द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। सरकार ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिणी छोर वाले गलेथिया बे एरिया को ग्लोबल शिप हब, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन और नए आर्थिक शहर में बदलना चाहती है। यहाँ 14 मिलियन TEU कंटेनर कैपेसिटी वाला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 450 मेगावाट का गैस और सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, मिलिट्री, नेवी और वायुसेना के बेसेस और एक टाउनशिप का निर्माण करने वाली है। अब सबसे लाजमी सवाल, निकोबार आइलैंड में ये सब डेवलपमेंट करने की आखिर ज़रूरत क्या है? दरअसल ग्रेट निकोबार से महज 75 किलोमीटर दूर स्थित है स्ट्रेट ऑफ मलिक्का। मलिक्का स्ट्रेट दक्षिण पूर्व एशिया का एक सकरा समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। और ये रास्ता 3 देशों के बीच में पड़ता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल और गैस शिपमेंट गुजरता है, वैसे ही मलिक्का स्ट्रेट से भी 20% तेल और 1/4 समुद्री व्यापार गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यदि दुनिया का पेट्रोल पंप है तो मलिक्का हाईवे है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि चीन का 65% समुद्री व्यापार और 80% तेल आयात इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर मलिक्का स्ट्रेट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भारत अपनी सेना की मजबूत मौजूदगी बना लेता है तो किसी भी तनाव या युद्ध जैसी स्थिति में भारत उस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर नज़र रख सकता है और दबाव बना सकता है। चीन का बड़ा व्यापार और तेल इसी रास्ते से आता है, इसीलिए उसके लिए ये एक कमज़ोर कड़ी है। अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो चीन कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि भारत इस रास्ते पर उसकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है और इसीलिए चीन चिंतित है। भारत एक बड़ा व्यापारिक राष्ट्र है लेकिन समुद्री लॉजिस्टिक्स में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। देश के लगभग 70 से 75% कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों से होते हैं, यानी बड़े कंटेनर जहाज सीधे हर देश के छोटे छोटे बंदरगाहों पर नहीं जाते। पहले कंटेनर्स को सिंगापुर, कोलंबो या पोर्ट कलंग जैसे बंदरगाहों में अनलोड करना पड़ता है। वहां से छोटे जहाज उस माल को अलग अलग देशों तक पहुंचाते हैं और इसे ही ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। अब सवाल ये है कि भारत खुद ऐसा हब क्यों नहीं बन पाया? दरअसल इसके 4 प्रमुख कारण हैं और पहला सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक स्थिति। मलिक्का स्ट्रेट के पास जो बंदरगाह पहले से हैं वो शिपमेंट हब बने हुए हैं। सिंगापुर और कोलंबो ठीक उसी समुद्री मार्ग पर हैं जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, जबकि भारत के अधिकतर बड़े बंदरगाह जैसे मुंबई और चेन्नई
मुख्य रूट से थोड़ा अलग हैं। बड़े जहाज़ों को वहां तक आने के लिए ज़्यादा दूरी और ज़्यादा समय लगता है। दूसरा कारण है गहराई और इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े कंटेनर जहाज़ों को 18 से 20 मीटर तक की गहराई चाहिए होती है। भारत के बंदरगाहों में इतनी गहराई, आधुनिक क्रेन, तेज़ कंटेनर हैंडलिंग सिस्टम और हाई कैपेसिटी टर्मिनल्स की कमी रही, जबकि सिंगापुर और कोलंबो ने दशकों पहले ही ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बना ली। तीसरा कारण है नेटवर्क इफेक्ट। एक बार जब बड़े शिपमेंट रूट किसी पोर्ट को अपना हब मान लेते हैं तो पूरी दुनिया की लॉजिस्टिक्स उसी के आसपास सेट हो जाती है। सिंगापुर और कोलंबो ने ये बढ़त पहले ही हासिल कर ली थी, इसीलिए जहाज़ों के लिए वही डिफ़ॉल्ट स्टॉप बन गए। और चौथा कारण है नीतिगत और ऐतिहासिक देरी। भारत ने ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में गंभीर प्रयास काफ़ी देरी से शुरू किए, जबकि छोटे देश ये पहले ही समझ गए थे कि ये क्षेत्र भविष्य में कितना बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। इन्हीं सभी कारणों का परिणाम ये है कि आज भी भारत का लगभग 70% से अधिक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों के जरिए होता है। इसका मतलब ये है कि हर कंटेनर पर भारत को अतिरिक्त लागत, समय और रणनीतिक निर्भरता झेलनी पड़ती है। ये वही गैप है जिसे ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भरने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाकर जो लोकेशन, गहराई और क्षमता तीनों मामले में सीधे ग्लोबल हब से मुकाबला कर सकता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से भारत ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएगा। विदेशी शिपमेंट भारत से होकर गुजरेगा। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा। मलिक्का स्ट्रेट के सबसे नज़दीक होने से ज़्यादातर ट्रांसशिपमेंट यहीं से होने लगेगा और भारत को ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत सिर्फ एक व्यापार करने वाला देश नहीं रह जाएगा, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड के जंगलों और यहाँ रहने वाली जनजातियों की, जिन्हें लेकर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनका विनाश हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सच है कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते करीब 8 से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो इस आइलैंड के जंगली हिस्से का केवल 1.82% हिस्सा है। PIB के डेटा के अनुसार ग्रेट निकोबार में 2 प्रमुख जनजातियां हैं। एक है निकोबारीज, जिनकी आबादी लगभग 1094 है, और दूसरी शोम्पेन, जो लगभग 237 के आसपास है। शोम्पेन जनजाति घने जंगलों में रहती है, बाकी दुनिया के संपर्क से बिल्कुल अलग, और ये डेवलपमेंट उनके क्षेत्र से काफ़ी दूर हो रहा है। सरकार भी इस जनजाति के लिए मिनिमल इंटरफेरेंस नीति अपनाती है, ताकि उनके प्राकृतिक जीवन में बाहरी लोगों का सीधे हस्तक्षेप ना हो। जबकि निकोबारीज जनजाति आम लोगों की तरह ही जीवन यापन करती है। ये घर बनाकर रहते हैं, स्कूल, कॉलेज और नौकरी में जाते हैं। जनजाति होने का ये मतलब नहीं है कि ये दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहते हैं, और इनके लिए सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर करने की योजनाएं बनाई हैं। अब रही बात राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके चहेते इन्फ्लुएंसर्स की, जो इस प्रोजेक्ट का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि पेड़ों की कटाई होगी, तो उनसे ये सवाल है कि पेड़ कहाँ नहीं थे। आपके हमारे घर, प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश वाला महल जब नहीं था तो वहाँ पेड़ ही रहे होंगे। पेड़ काट कर ही खेत बने, गांव बसे, डैम बने। पेड़ काटने के आधार पर पोर्ट, हवाई अड्डे, सेना के बेसेस, पावर प्रोजेक्ट का विरोध करना कितना लॉजिकल है। अगर कभी पेड़ काटे ही नहीं जाते तो पूरी दुनिया आज जंगल ही होती। ऐसा नहीं है कि ग्रेट निकोबार में आज तक कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। 2012 में इसी आइलैंड में INS बाज हवाई पट्टी बनवाई गई थी, तब भी पेड़ काटे गए थे, और आज इस नाकाफी हवाई पट्टी का डेवलपमेंट किया जाना है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। खैर, बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को ग्रेट निकोबार के पेड़ों से कोई लगाव नहीं है, वो बस चीन के इशारों पर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी 2008 में कांग्रेस और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए सीक्रेट MOU से इसे जोड़कर देख रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन के कहने पर ही राहुल गांधी बंगाल चुनाव को बीच में छोड़कर निकोबार पहुंच गए और राष्ट्रीय हित से जुड़े प्रोजेक्ट का इसलिए विरोध करने लग गए क्योंकि पेड़ काटने पड़ जाएंगे। जबकि तीनों सेनाओं का इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। रिटायर्ड सेना के अधिकारी इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ चीन और कांग्रेस ही है जिसे द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से दिक्कत हो रही है।
तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ग्रेट निकोबार में क्या बन रहा है, सवाल ये है कि भारत क्या बनना चाहता है। क्या हम हमेशा अपने ही व्यापार के लिए दूसरे देशों के बंदरगाहों पर निर्भर रहना चाहते हैं, या फिर मलिक्का स्ट्रेट के पास खड़े होकर दुनिया के व्यापार का रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट, एयरपोर्ट या शहर बनाने का प्लान नहीं है। ये भारत को एक रीजनल प्लेयर से ग्लोबल पावर बनने की कोशिश है। हाँ, चुनौतियां हैं पर्यावरण की, जनजातियों की, मरीन और कोस्टल लाइफ की, और इसका समाधान भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर हर बड़े फैसले का पेड़ काटने जैसे तर्कों से विरोध होगा तो ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत विस्तारवादी सोच रखने वाले दुश्मनों से घिरा हुआ है। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए शब्दसाची को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।